हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग की प्रीवियस वीडियोस में हमने एफसीएफएस, एसजेएफ, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो, नेक्स्ट एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये चारों एल्गोरिथम्स को देखा और हमने देखा कि जो सबसे मिनिमम वेटिंग टाइम है वो एसजेएफ के प्रीएम्प्टिव वर्जन में मिलता है। लेकिन एसजेएफ और हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट ये दोनों के दोनों जो एल्गोरिथम थे, इनके ड्रॉबैक यही थे कि हमें नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट किसी प्रोसेस का प्रिडिक्ट करना पड़ता है। और प्रायोरिटी जो हमने यहाँ पर एल्गोरिथम पढ़ा उसमें हमने देखा कि कोई प्रोसेस स्टॉप भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोसेस को सीपीयू पे जाने का कभी चांस ही ना मिले, यानी इनडेफिनाइट जो वेटिंग है वो हमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में देखने को मिल रहा था। क्या ऐसा कोई हम एल्गोरिथम प्रैक्टिकल वाला डिजाइन कर सकते हैं जहां पर हमें सीपीयू का नेक्स्ट बर्स्ट भी ना प्रिडिक्ट करना पड़े और स्टारवेशन भी ना हो? तो दोस्तों, ऐसा एल्गोरिथम है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। बेसिकली ये एल्गोरिथम हम टाइम शेयरिंग सिस्टम में यूज करते हैं, जिसे मैंने आपको मल्टीटास्किंग में बताया था। तो दोस्तों, राउंड रॉबिन में होता यह है कि हम एक टाइम क्वांटम को डिफाइन करते हैं। टाइम क्वांटम बेसिकली एक टाइम इंटरवल होता है, जितने इंटरवल के लिए हम एक प्रोसेस को सीपीयू पे एट अ टाइम अलाउ करते हैं रन होने के लिए। इसे मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि राउंड रॉबिन एक्चुअली में काम कैसे करता है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है टोटल ये 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4। मैं आगे आपको बताऊंगा कि राउंड रॉबिन कहाँ पर अच्छा होता है, कहाँ पर अच्छा नहीं होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके वर्किंग को अच्छे से हम समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास ये 4 प्रोसेस है। अब राउंड रॉबिन एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है, एक टाइमर का यूज करता है। मतलब अगर आपको ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है तो आपको यहाँ पर हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम एक टाइमर यूज करेंगे। वो क्या करेगा, किसी भी प्रोसेस को अगर सीपीयू पे लेकर जाएगा, यहाँ पर हम लेकर अगर जा रहे हैं तो वो प्रोसेस सीपीयू पे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रन होगा। उसके बाद उसे इंटरप्ट कर दिया जाएगा, मतलब निकाल के फिर से वहां पर ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है, बेसिकली ये हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी प्रोसेस है उसको एक क्यू में अरेंज करने वाले हैं, जो एक सर्कुलर क्यू होगा। मतलब आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि सारे प्रोसेस सर्कुलर क्यू में अरेंज है। जब मैं कहता हूं दोस्तों सारे प्रोसेस सर्कुलर क्यू में अरेंज है, तो क्यू का प्रोसेस का कोड नहीं, प्रोसेस का जो पीसीबी कंट्रोल ब्लॉक होता है उसे हम एक्चुअली में क्यू में अरेंज करते हैं। तो जो रेडी क्यू है वो एज अ सर्कुलर क्यू हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब जितने भी प्रोसेस है उनकी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो सर्कुलर क्यू में अरेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्रंट है जहां से हम प्रोसेस को रिमूव करेंगे, और ये जो है ये रियर है जहां से हम प्रोसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, एक हम यहाँ पर टाइमर लेंगे जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जिसे हम एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम पे सेट करेंगे। सो ये टाइमर करने क्या वाला है कि जैसे ही शेड्यूलर हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस P1 को यहाँ पर सीपीयू पे लेकर आएगा तो उसे हम टाइम, जो भी टाइम क्वांटम की वैल्यू होगी उतने टाइम के लिए रन कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि टाइम क्वांटम की वैल्यू 2 सेकेंड है तो उस प्रोसेस को हम 2 सेकेंड तक रन कराएंगे। फिर दोस्तों टाइमर इंटरप्ट जनरेट करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही इंटरप्ट जनरेट करेगा हमारा शेड्यूलर जो भी प्रोसेस अभी रन हो रहा था उसे तुरंत रोक देगा और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को शेड्यूल करेगा। तो यहाँ पर मैं इसे एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो P1 है उसे उठाकर लाएंगे और सीपीयू पे रन कराएंगे। जैसे मैंने कहा 2 यूनिट के लिए रन करा रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसको एंड में लगा दिया। फिर ऊपर से एक प्रोसेस को निकाला P2 को, उसे हमने रन कराया, एंड में लगाया। फिर P3 को लाया, उसे रन कराया 2 यूनिट टाइम के लिए, फिर एंड में लगा दिए। फिर P4 को लाए, उसे 2 यूनिट के लिए रन कराया, फिर क्यू के एंड में अपेंड कर दिया। फिर P1 आया, उसे 2 यूनिट के लिए रन कराए, फिर उसे एंड में अपेंड कर दिया। सो यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से आपको बैक लेके जाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो अभी हमने ये एल्गोरिथम देखा शेड्यूलिंग का, यहाँ पे आता हूँ मैं वापस कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी भी प्रोसेस को जब पिक कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को सीपीयू पे लेकर आ रहे हैं और जो भी टाइम क्वांटम की वैल्यू होगी उतने टाइम क्वांटम के लिए सीपीयू पे रन करा रहे हैं। फिर उस प्रोसेस को उठाकर इस क्यू के एंड में अपेंड कर दे रहे हैं। राइट, तो अगर दोस्तों 4 प्रोसेस है तो कोई एक प्रोसेस जाता है तो बाकी के 3 जब रन हो जाएंगे फिर से उसे मौका मिलेगा। राइट, मतलब अगर n प्रोसेस है तो n-1 टर्न के बाद फिर से किसी प्रोसेस को मौका मिलेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब जैसे अगर यहाँ पर P2 रन हो रहा है तो P2 जब रन होके यहाँ पे टाइम क्वांटम का वैल्यू खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा टाइम क्वांटम, तो फिर उस P2 को निकाल दिया जाएगा और एंड में अपेंड कर देंगे हम P2 को। ठीक है, अब P2 को वापस से कब मौका मिलेगा, जब P3, P4 और P1 ये तीनों की तीनों रन हो जाएंगे। ठीक है, यानी n प्रोसेस अगर है तो एट मैक्स n-1 जो है टर्न के बाद ये जो अपने पास P2 है उसे मौका मिलेगा, या किसी भी प्रोसेस को फिर से मौका n-1 टर्न के बाद मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझा कि कैसे ये काम कर रहा है। अब मैं इसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए, मतलब रियल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर तो मैंने जस्ट दिखाया कैसे वो हो रहा है, लेकिन कुछ वैल्यूज लेके हम समझते हैं कि ये जो प्रोसेसेस है इनका अगर हमें दिया गया हो कि ये कितना टाइम सीपीयू पे लेंगे तो ये राउंड रॉबिन कैसे काम करता है। आइए इसे देखते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास 4 प्रोसेस है इनके बर्स्ट टाइम को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। यानी यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 8 यूनिट्स लिखा गया है, मतलब P1 जो है वो 8 यूनिट टाइम लेगा सीपीयू पे।
P2 जो है 4 यूनिट लेगा, P3 जो है 6 यूनिट लेगा, P4 जो है 2 यूनिट लेगा। ये आपको पहले से जानने की जरूरत नहीं है वो कितना लेने वाला है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि राउंड रॉबिन को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कोई प्रोसेस कितना टाइम लेगा। ओके, सो इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर दिखा दिया कि ये इतना इतना टाइम लेने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मैंने बताया कि आपको पहले एक टाइम क्वांटम की वैल्यू सेट करनी होगी। जैसे यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ 2 यूनिट, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स है ये मिली सेकेंड में भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट टाइम क्वांटम के लिए सीपीयू पे चांस दूंगा रन होने का। तो क्या होगा, सबसे पहले ये समझो इस तरह क्यू में अरेंज्ड है, तो यहाँ पर सबसे पहले P1 को लेकर आया जाएगा और P1 को दोस्तों रन कराया जाएगा यहाँ पर। और P1 0 से लेकर 2 तक, देखो 2 यूनिट तक रन हो गया, तो 0 से लेकर 2 तक P1 रन हो गया। और P1 का पहले टाइम कितना लग रहा था 8 यूनिट, क्योंकि वो 2 यूनिट रन हो चुका है तो अब उसको रिमेनिंग कितना है 6 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद हम P2 को पिक करेंगे। अब P2 को पिक करेंगे तो इसको कितना चाहिए 4, तो वो 2 यूनिट के लिए रन होगा तो बचेगा कितना 2 यूनिट, ठीक है। तो P2 को लेकर आएंगे, 2 यूनिट के लिए रन करेंगे और अब उसको रिमेनिंग कितना है 2 यूनिट्स बचा हुआ है। वैसे दोस्तों अब फिर P3 को रन करेंगे। अब P3 जो है वो यहाँ पर 6 यूनिट लेना चाहता है, लेकिन 2 यूनिट के लिए रन करेंगे तो उसको रिमेनिंग कितना रहेगा 4 यूनिट्स। ओके, फिर वैसे हम P4 को पिक करेंगे जिसको सिर्फ 2 यूनिट ही चाहिए, और जैसे हम इसे रन करा देंगे तो अब ये फिनिश हो जाएगा। तो अब दोस्तों कितने प्रोसेस बचे क्यू में, ये 3 बचे हुए हैं। याद कीजिएगा कि ये काम कैसे करेगा। पहले दोस्तों हम P1 को पिक कर रहे थे, राइट। तो ये पहले इनिशियली हमारा जो क्यू है वो कुछ इस तरह दिखेगा। पहले प्रोसेस P1 फ्रंट पे है, फिर P2 है, फिर P3 है, फिर हमारे पास P4 है। ओके, जब आप P1 को 2 यूनिट के लिए रन करा दोगे तो इसे आप उठाकर क्यू के एंड में अपेंड कर दोगे, ठीक है। फिर जब आप P2 को 2 यूनिट के लिए रन करा दोगे तो इसे उठाकर आप क्यू में अपेंड कर दोगे, एंड में फ्रंट से निकालोगे और रियर पे यहाँ पर अटैच कर दोगे। फिर दोस्तों P3 जो है इसे आप 2 यूनिट के लिए रन करोगे, फिर उसे उठाकर आप एंड में अटैच कर दोगे। फिर P4 को आप रन करोगे लेकिन इसके सिर्फ 2 यूनिट ही चाहिए था तो ये फिनिश हो गया, तो इसे फिर से हमें क्यू के एंड में लगाने की जरूरत नहीं है। बचे कितने दोस्तों 3। और आप देख रहे हो जैसे ही हम लोग P4 को खत्म करते हैं फिर से कौन आ गया P1 आ गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसे रन कराया था तो मैंने उसको क्यू के एंड में अपेंड कर दिया, तो जब सबके चांसेस हो जाएंगे रन हो गए तो फिर से P1 का राउंड आएगा। इस तरह दोस्तों जिस भी प्रोसेस को आप रन करा रहे हो उसे उठाकर क्यू के एंड में आपको अपेंड करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में भी आपको ऐसे ही करने का है, मतलब ऐसे ले लेके नहीं देखना है कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद फिर ऊपर जाऊं। वैसे करोगे तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज कोई प्रोसेस बीच में खत्म हो जाएगा, कोई चलते रहेगा। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप इस तरह का क्यू बनाओ। आगे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन है राउंड रॉबिन की, ये सर्कुलर क्यू का यूज करती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है ये सर्कुलर क्यू में अरेंज्ड है, और सर्कुलर क्यू के फ्रंट से हम लोग पहले प्रोसेस को निकालेंगे, 2 यूनिट के लिए रन कराएंगे, और अभी भी अगर वो पूरी तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब उसे और भी टाइम चाहिए अगर सीपीयू पे, तो अभी उसे नहीं देंगे। टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया तो उसे हम क्यू के एंड में अपेंड कर देंगे, फिर हम दूसरे को चांस देंगे। इस तरह जब सबकी चांस हो जाएगी फिर से यहाँ पर उस प्रोसेस का नंबर आएगा जो इनिशियली आया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों जब P1 2 यूनिट के लिए रन हो जाएगा यहाँ पर, तो P1 को फिर से उठा के हम एंड में अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी हमने क्या किया, सबको एक बार चांस दिया। तो हमारा क्यू कैसे दिख रहा था, अभी हमने बनाया था क्यू कि P1 को फिर से चांस मिलेगा, उसके बाद P2 को मिलेगा, उसके बाद P3 को मिलेगा। P4 दोस्तों फिनिश हो चुका है, तो हम लोग P1 को चांस देंगे, लेकिन P1 को अगर चांस देंगे तो उसे क्यू के एंड में अपेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं P1 को फिर से 2 यूनिट के लिए रन कराता हूँ, तो ये 6 यूनिट से घटकर 4 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे ये टाइमलाइन चार्ट पे आपको दिख रहा है कि 8 से लेकर 10 तक कौन हो गया, P1 रन हो गया। याद रखिएगा P1 को जैसे ही रन कराया उसको क्यू के एंड में अपेंड करो, ठीक है। तो अब उसके दोस्तों हम P2 को पिक करेंगे। P2 को कितना यूनिट रिमेनिंग है, सिर्फ 2 यूनिट रिमेनिंग है, इसलिए P2 अब जो है वो रन होकर फिनिश हो जाएगा, तो उसको क्यू के एंड में अपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह जो P2 है हमारा 2 यूनिट के लिए रन होगा, अब उसको कुछ भी टाइम नहीं चाहिए। इसके बाद हम आएंगे P3 के पास। P3 को 4 यूनिट चाहिए, तो यहाँ पर हम P3 को रन कराएंगे, रन कराने के बाद एंड में क्यू के अपेंड कर देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर P3 रन होगा और 2 यूनिट टाइम के लिए रन होगा, उसको रिमेनिंग कितना बचा है, सिर्फ 2 यूनिट्स। अब फिर से देखो दोस्तों किसका चांस आ गया, P1 का चांस आ गया। तो अब हम P1 को फिर से यहाँ पर रन कराएंगे 2 यूनिट टाइम के लिए। सो देखिएगा यहाँ पर मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया डायग्राम, तो इस तरह दोस्तों देखो मैंने दोनों को रन करा दिया, ठीक है। दोनों का यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूशन आपको दिखा दिया, P1 का भी और P3 का भी। तो मैं एक बार फिर से बैक जाता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों P3 को 2 यूनिट्स और चाहिए, लेकिन अभी इसका राउंड नहीं है। अभी किसका राउंड है, फिर से P1 का राउंड है, इसलिए P1 को हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट देंगे। तो P1 और 2 यूनिट रन होगा और उसको फिर हम एंड में अपेंड कर देंगे, ठीक है, P1 को। और उसके बाद क्या होगा कि P3 जो हमारा है वो 2 यूनिट के लिए रन होगा और वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम जो P1 है उसे पिक करेंगे
और उसको रिमेनिंग 2 यूनिट जो बचा है वो है उसके लिए रन करा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी चीज़ को मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से एनिमेशन से। तो यहाँ पर मैं सारा चीज़ डिलीट कर देता हूँ। सो अब दोस्तों इसके बाद कौन आएगा, अपना किसका चांस है, P1 का चांस है। तो ये P1 आया 2 यूनिट के लिए रन हुआ, फिर जो P3 है वो आया 2 यूनिट के लिए रन हुआ, फिर जो यहाँ पर वापस से P1 आया 2 यूनिट के लिए रन हुआ। इस तरह जो सर्कुलर क्यू है, किसी प्रोसेस को आपने रन कराया तो उस रन कराने के बाद उसे निकाल कर आपको एंड में अटैच कर देना है, फिर वेट करना है उसका फिर से राउंड कब आएगा। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस को निकालना है, टाइम क्वांटम कितना रन कराना है, फिर से सर्कुलर क्यू के एंड में अटैच कर देना है, फिर से दूसरे प्रोसेस को निकालना है, क्वांटम जितना भी क्वांटम का टाइम उतनी देर के लिए रन कराना है, फिर से उसे क्यू के एंड में यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोसेस चलते रहेगा, कब तक, जब तक कोई प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाता। राइट। सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया कि कैसे हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम काम करता है। सो आइए अब हम समझते हैं कि राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। सो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एडवांटेजेस की, तो इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स डज नॉट सफर फ्रॉम स्टारवेशन। मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबको आप चांस दे रहे हो ना, पहले क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस को कुछ टाइम क्वांटम के लिए रन करा रहे हो, फिर उसे प्रिंट करके दूसरे को चांस दे रहे हो, मतलब सबको चांस मिल रहा है, तो सबको रिस्पॉन्स टाइम जो होगा सबका मिनिमम ही होगा। ऑन एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम है यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज अच्छा देखने को मिलेगा कि सबको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सारे प्रोसेस को चांस दिया जा रहा है, इसलिए स्टारवेशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है। समझे, स्टारवेशन हम इनडेफिनाइट ब्लॉकिंग को कहते हैं, मतलब कभी चांस ही नहीं मिल रहा प्रोसेस को। तो दोस्तों राउंड रॉबिन में कभी भी स्टारवेशन पॉसिबल नहीं है, इस चीज को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डज नॉट सफर फ्रॉम स्टारवेशन, ये सबसे पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज दोस्तों ये है, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल यूजिंग फीफो क्यू। मतलब जो रेडी क्यू का इंप्लीमेंटेशन है उसे आप सर्कुलर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग थर्ड एडवांटेज की बात करें तो इसका बेटर रिस्पॉन्स टाइम होता है। मतलब हर एक प्रोसेस को यहाँ पर ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ रहा है इनिशियली। रिस्पॉन्स टाइम किसे कहते हैं, प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में कब आया था और उसे कब चांस दिया गया। ठीक है, तो वो जो गैप होता है उसे हम रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि शॉर्टेज जॉब में क्या होता था कि जो प्रोसेस बहुत ही बड़ा होता था उसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत खराब होता था, मतलब उसे चांस ही नहीं मिलता था सीपीयू पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फेयर शेड्यूलिंग है, मतलब सबको इक्वली चांस दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों एडवांटेजेस हो गए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की, तो दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लो वैल्यू फॉर अ क्वांटम कैन लीड टू फ्रीक्वेंट कंटेक्स्ट स्विचेस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास सपोज जो टाइम क्वांटम है उसे मैं सेट करता हूँ 1 यूनिट, ठीक है, या हम लोग यहाँ पर 1 मिली सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर सपोज 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो भाई यहाँ पर क्या होने वाला है क्या कि आप 1 मिली सेकेंड के लिए P1 को रन करोगे, जब उसे रन कर लोगे तो टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा 1 मिली सेकेंड के बाद, तो उसको उठाकर आप दूसरे प्रोसेस को वहां पर शेड्यूल करोगे। लेकिन दोस्तों जब हम दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे तो P1 की जो भी कैलकुलेशन होगी उसे पहले सेव करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए कुछ टाइम जाएगा ना, कि किसी प्रोसेस को अगर आप सीपीयू से निकाल कर ला रहे हो, मतलब सीपीयू पे रन हो रहा था वहां से उसे प्रिंट कर रहे हो, तो उसकी जो ओल्ड कैलकुलेशन है उसे आपको सेव करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए टाइम जाता है, किसी प्रोसेस को निकालना फिर दूसरे को लेकर आना। अब सपोज ऐसा हो गया कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस P1 है उसको आपने 1 मिली सेकेंड तक रन कराया, लेकिन कंटेक्स्ट स्विचिंग में ही 2 मिली सेकेंड चला जा रहा है, तब तो बहुत खराब है ये, क्योंकि जितना प्रोसेस रन नहीं हो रहा है उससे ज्यादा टाइम तो आपका उसको वहां से लाने और दूसरे प्रोसेस को ले जाने में लग जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम क्वांटम की वैल्यू बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी हुई तो क्या होगा कि दोस्तों अगर यहाँ पर अगर इस तरह हुआ कि मान लीजिए P1 को जो टाइम टोटल लगने वाला था वो 20 मिली सेकेंड है, ठीक है, P2 को जो टाइम लगने वाला है वो 10 मिली सेकेंड है। तो अब मान लेते हैं हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही प्रोसेस है। सिमिलरली आप 5-6 किसके लिए भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। तो आप बता सकते हो टोटल कंटेक्स्ट स्विचिंग कितनी होगी। पहले हम P1 को 1 मिली सेकेंड के लिए रन करेंगे तो उसको 20 चाहिए था, तो उसमें बचा 19। फिर हम लोग P2 को 1 मिली सेकेंड के लिए रन करेंगे तो उसे 10 मिली सेकेंड चाहिए था, उसका बचा 9। अब फिर से P1 को चांस देंगे, फिर से P2 को चांस देंगे 1-1 मिली सेकेंड के लिए। तो दोस्तों आप देखोगे ये 20 और ये 10 था, तो कितना हुआ 30। तो यहाँ पर टोटल हमें 30 बार कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा अगर मैं टाइम क्वांटम को 1 मिली सेकेंड रखता हूँ। आप समझ रहे हैं, क्योंकि 1-1 मिली सेकेंड तक ही रन करा रहा हूँ ना, तो अगर उसे 20 मिली सेकेंड टोटल रन कराना है तो स्विचेस कितनी बार करने पड़ेंगे, 20 बार उसे लाना पड़ेगा, राइट। और ऐसी अगर 10 मिली सेकेंड चाहिए तो उसको कितनी बार लाना पड़ेगा सीपीयू पे, 10 बार। तो टोटल कितनी बार लाना पड़ रहा है, 30 बार लाना पड़ रहा है। और दोस्तों आपको 30 बार अगर लाना पड़ रहा है तो 30 बार आपको वो ओवरहेड लगेगा, प्रोसेस को निकालना फिर दूसरे को लाना और प्रीवियस प्रोसेस के सारे डेटा को सेव करना। क्या क्या सेव करते हैं हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि टाइम क्वांटम की वैल्यू बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंटेक्स्ट स्विच बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब ये देखो, यही सिनेरियो में अगर मैं टाइम क्वांटम की वैल्यू 5 मिली सेकेंड ले लूं तो क्या होगा, अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू 5 मिली सेकेंड ले ली जाए तो यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचेस कम होंगे। कैसे,
पहले इसे 5 मिली सेकेंड के लिए मौका दो, तो इसको 20 चाहिए था ना, तो इसको रिमेनिंग हो जाएगा 15। फिर इसे 5 मिली सेकेंड तक मौका दो, इसको 10 चाहिए था, तो इसको रिमेनिंग कितना हो जाएगा 5, राइट। दोस्तों फिर से P1 की चांस आएगी, तो P1 को फिर से 5 मिली सेकेंड के लिए दो, तो इसे कितना रह जाएगा 10, और इसे फिर से 5 मिली सेकेंड का मौका दो, तो ये फिनिश हो जाएगा, इसको 5 ही चाहिए था, ठीक है। अब दोस्तों सिर्फ P1 ही बचा है और कोई है नहीं, तो अगर ऐसा होता है कि सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेस रह जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों बार बार आपको कंटेक्स्ट, ऐसा नहीं होगा कि इसको 10 चाहिए तो हम इसे पहले 5 देंगे, फिर इसे प्रिम्प्ट करेंगे, फिर इसे 5 देंगे, नहीं, इसे दोस्तों प्रिम्प्ट तभी करोगे ना जब सिस्टम में कोई दूसरा प्रोसेस रहेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर राउंड रॉबिन में कोई प्रोसेस सीपीयू पे रन हो रहा है और दूसरा प्रोसेस है ही नहीं, तो इवन दो टाइम यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन हम उसे प्रिम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों अननेसेसरी प्रिम्प्ट कर रहे हो? क्योंकि दूसरा प्रोसेस ही नहीं है, तो किसी और को लाना ही नहीं, इसी को वापस रन कराना है, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कंटेक्स्ट स्विचिंग कम हो गई। तो इस तरह दोस्तों जो टाइम क्वांटम की वैल्यू है वो आपको बहुत बड़ी भी नहीं लेनी है और बहुत छोटी भी नहीं लेनी है। बहुत बड़ी लोगे तो क्या होगा ये भी मैं दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है आपको ये समझा कि लो वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, अगर टाइम क्वांटम बहुत छोटा लोगे तो कंटेक्स्ट स्विच बढ़ जाएगा। और कंटेक्स्ट स्विच बढ़ने का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक एक ही है दोस्तों कि जो ओवरहेड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच में टाइम जाता है, डेटा को सेव करना, किसी प्रोसेस को लाना और दूसरे को शेड्यूल करना, ठीक है। तीसरा यहाँ पे दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर आपने हाई वैल्यू ली टाइम क्वांटम की, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि इट कैन लीड टू पुअर रिस्पॉन्स टाइम एंड मेक दिस एल्गोरिथम बिहेव एज दैट ऑफ FCFS। मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर टाइम क्वांटम बहुत बड़ा हो जाए तो जो हमारा राउंड रॉबिन है वो FCFS में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे, इसे एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3, और तीनों के लिए जो बर्स्ट टाइम चाहिए वो कुछ इस तरह है, 7 मिली सेकेंड। उसके बाद इसे जो चाहिए वो 10 मिली सेकेंड है, और लास्ट वाले को 5 मिली सेकेंड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा किसको चाहिए? P2 को, 10 मिली सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम क्वांटम को 10 मिली सेकेंड सेट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं टाइम क्वांटम जो है वो 10 मिली सेकेंड ले लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब तक कोई प्रोसेस 10 मिली सेकेंड, यहाँ पर कोई भी प्रोसेस को मैं 10 मिली सेकेंड तक रन कराऊंगा, उसके बाद ही प्रिम्प्ट करूंगा। तो यार यहाँ पर P1 अगर रन होने जाएगा तो उसको सिर्फ 7 ही चाहिए, मतलब उसकी प्रीएम्पशन नहीं होगी, वो पूरा रन हो जाएगा। फिर दोस्तों P2 जब जाएगा तो P2 जो है वो उसको 10 ही चाहिए, तो उसको भी पूरा रन करा देंगे, क्योंकि टाइम क्वांटम 10 है, 10 के पहले किसी को प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। उसके जब P3 रन होगा तो उसे तो 5 ही मिली सेकेंड चाहिए, तो उसको भी पूरा रन करा देंगे। तो एक्चुअली में ये यहाँ पर तो राउंड रॉबिन का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। ये कैसे रन हो रहा है? फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जैसा। अगर P1, P2, P3 ये इस तरह अराइव होते हैं, पहले P1 अराइव होता है, फिर P2 अराइव होता है, फिर P3 अराइव होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ राउंड रॉबिन है उसका रेडी क्यू एक फीफो सर्कुलर क्यू होता है, मतलब जो पहले आएगा क्यू में वो पहले वहां पर फ्रंट पे जाएगा, राइट। तो अगर दोस्तों ये सारे प्रोसेस फीफो में क्यू में अरेंज है इसी ऑर्डर में, और जो टाइम क्वांटम है वो सबसे मैक्सिमम वाले प्रोसेस का है, तो यहाँ पर सारे प्रोसेस में से किसी को भी प्रिम्प्ट नहीं किया जाएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका राउंड रॉबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? FCFS में हो जा रहा है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर FCFS एल्गोरिथम होता था और यहाँ पर P1 पहले अराइव हुआ है, फिर P2 अराइव हुआ है, फिर P3 अराइव हुआ है, ठीक है। तो अगर FCFS होता था तो वो भी तो ऐसे ही काम करता था ना, कि पहले P1 को रन कराता था, फिर P2 को रन कराता था, फिर P3 को रन कराता था। और राउंड रॉबिन में अगर टाइम क्वांटम सारे प्रोसेस में से सबसे बड़े वाले प्रोसेस, मतलब जिसको सबसे ज्यादा CPU पे टाइम चाहिए, उसकी इक्वल हो जाए, तो आपका राउंड रॉबिन एज अ काम करने लगेगा FCFS। मतलब राउंड रॉबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FCFS में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है उसमें अगर हम ज्यादा टाइम क्वांटम की वैल्यू ले ले तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वो FCFS जैसा हो जाता है। और FCFS में होने का डिसएडवांटेज क्या है कि FCFS में दोस्तों वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। कि जो यहाँ पर अगर कोई बहुत CPU पे ज्यादा टाइम ले रहा है प्रोसेस, तो वो रन होने लगता है, और बाकी के जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं उन्हें काफी देर तक वेट करना पड़ता है, जिसे हम कॉन्वॉय इफेक्ट कहते थे। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन में आपको कॉन्वॉय इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर आपने टाइम क्वांटम की वैल्यू बहुत बड़ी ले ली। तो आई होप आपको ये समझ में आया अच्छे से। अब यहाँ पर मैं एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा कि टाइम क्वांटम के हिसाब से टर्न अराउंड टाइम कैसे चेंज होता है, ठीक है। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल किसी प्रोसेस का टाइम है सिस्टम के अंदर, वो टाइम क्वांटम पे डिपेंड करता है, जिसे यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा इस ग्राफ को। ये बेसिकली मैंने यहाँ पर गैल्विन से लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आपको 3 प्रोसेसेस दिख रहे हैं, 4 प्रोसेस हैं दोस्तों, P1, P2, P3, P4, और वो सारे सेम टाइम पे अराइव हुए हैं, 0 टाइम पे, और उनके एग्जीक्यूशन टाइम दिए गए हैं 6 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 7 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर मैं डिफरेंट टाइम क्वांटम सेट करूँ, डिफरेंट टाइम क्वांटम को सेट करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो टर्न अराउंड टाइम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो टाइम क्वांटम आप अलग अलग ले, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसके हिसाब से एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या मिलता है ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे मिनिमम जो टर्न अराउंड टाइम है वो यहाँ पे मिल रहा है
जो टाइम क्वांटम की वैल्यू 6 के लिए है, राइट। बाकी के लिए आप देख रहे हैं किसी के लिए बहुत ज्यादा हो गया टर्न अराउंड टाइम, जब टाइम क्वांटम आपने 5 लिया इसी सेम सेट ऑफ प्रोसेस के लिए, यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम काफी ज्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में ज्यादा है, और सबसे मिनिमम आपको इसके लिए मिल रहा है, राइट। तो इस तरह दोस्तों जो टाइम क्वांटम है वो डिसाइड करेगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी होगी। इसलिए टाइम क्वांटम को भी सेट करना यहाँ पर एक डिफिकल्टी होती है राउंड रॉबिन में, तो हमें सोच समझ के टाइम क्वांटम सेट करना चाहिए, ना तो बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत छोटा करोगे तो कंटेंट स्विचिंग बहुत बढ़ जाएगी और बहुत बड़ा करोगे तो FCFS जैसा ही हो जाएगा। तो इन बिटवीन होना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च भी होते हैं कि कैसे क्या टाइम क्वांटम किस सिस्टम में कैसे होना चाहिए। फिलहाल हमारे उस पार्ट जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो अभी ये नहीं है, आगे हम लोग क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा मैं कि टाइम क्वांटम चेंज करने से परफॉर्मेंस में कैसी चेंजेस होती है। लेकिन आपको इतना तो समझ गया होगा कि टाइम क्वांटम की वैल्यू बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम राउंड रॉबिन के ऊपर कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।